Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is properties of genetic material. Which type of material act as a genetic material and which properties it should have. We are going to learn about this. It's going to be a very important topic because question has come from this point in exam also. Question may be asked in a viva also. Therefore watch the video till the end. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम नया टॉपिक. हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ और जेनेटिक मटेरियल क्या होती हैं, कौन सा मटेरियल जो है, किस तरह का मटेरियल हमारा जो है जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल का काम कर रहा है वो किस तरह का है, ये हम डिस्कस करने वाले. उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए. यहाँ पे एग्ज़ाम में क्वेश्चन इससे डायरेक्टली आए हुए हैं तो इसलिए आपको बहुत ध्यान से सुनना है. वाइवा में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं तो इस पर वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना है. माय नेम इज़ दीपक लाठा. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस वीडियो. नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अब टॉपिक इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल. ऐसा कौन सा है यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल, किस टाइप का मॉलिक्यूल है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए. क्योंकि अभी तक हमने सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल पढ़ा, उसमें ये कंफर्म हो चुका था कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, न्यूक्लिक एसिड, और उसमें से भी कौन सा है बेटा, डीएनए. तो यहाँ पे दोनों के जो यहाँ कंपैरिजन चल रहा था तो उसके बाद में डीएनए न्यूक्लिक एसिड में से भी डीएनए हो गया आरएनए. तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया दिए गए. अगर जो मॉलिक्यूल इस क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर देगा वही जेनेटिक मटेरियल बन सकता है. क्योंकि प्रोटीन तो ऑलरेडी रेस में हार ही चुका था कि प्रोटीन्स जो हैं वो जेनेटिक मटेरियल सोचे गए थे, लेकिन उसको एवरी मैकार्टी मैक्लोड ने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया और बताया था कि न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल होता है. और फिर बाद में हर्षल चेज ने तो ये प्रूव कर दिया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है. अब कह रहा है कि ये मॉलिक्यूल दैट एनसीईआरटी की सारी बातें एक्ट जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल फॉलोइंग क्राइटेरिया. कौन कौन से क्राइटेरिया होने चाहिए. एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, सब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकता है. कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करना चाहिए कि जेनेटिक मटेरियल होने के लिए, कौन सा नहीं होना चाहिए इस क्राइटेरिया जो कि यहाँ पे इनकरेक्ट हो. देखो, इट शुड बी स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल. यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे बेटा. कंपेयर किसको करेंगे, डीएनए और आरएनए या प्रोटीन के साथ. प्रोटीन तो आपको पता है कि अनस्टेबल होते हैं, हाई टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं रह पाते हैं, बदल जाते हैं. तो ऐसा मॉलिक्यूल होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल जो कैसा हो, स्ट्रक्चर जिसका ना बदले, केमिकल कंपोजिशन ना बदले, चाहे जो है किसी पर्सन की कंडीशन सराउंडिंग कितनी बदल जाए या अंदर ही कंडीशन में चेंज आ जाए, जैसे एज बदलती है तब भी इफेक्ट ना पड़े, या दूसरे और चेंजेस आए अगर उसके अंदर, तब भी जो है वो मटेरियल क्या है, ऑर्गेनिज्म के जो चेंज आते हैं उससे उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना हो. कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए. पहला क्राइटेरिया ये है. तो यहाँ पे क्या हुआ कि स्ट्रक्चरली केमिकली स्टेबिलिटी में देखोगे तो डीएनए मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू आरएनए. क्यों है, क्योंकि डीएनए के पास एक ऑक्सीजन कम है तो ये लेस रिएक्टिव होता है और ये मोर स्टेबल होता है. क्यों होता है, क्योंकि इसके पास डीऑक्सी जो शुगर है उसमें एक ऑक्सीजन कम है तो ये मोर स्टेबल है. क्योंकि लेस रिएक्टिव है तो मोर स्टेबल है. आरएनए मोर रिएक्टिव है तो इसलिए लेस स्टेबल होता है. तो दोनों में से देखा जाए तो डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड होता है जनरली. तो डीएनए जो होता है क्या होता है, मोर स्टेबल माना गया है. तो यहाँ पे इस क्राइटेरिया को, पहले क्राइटेरिया कौन जीत गया बेटा, डीएनए फुलफिल कर रहा है एज ए जेनेटिक मटेरियल. इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका. यहाँ पे रेप्लिका जनरेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए बेटा. ये एबिलिटी दोनों के पास तो है. दोनों में से किसकी ज़्यादा है, ये डीएनए की. आरएनए क्या कर सकता है, आरएनए से डीएनए तो बना सकता है लेकिन आरएनए से आरएनए नहीं बनता है. तो डीएनए से डीएनए बन सकता है. इसलिए रेप्लिका कौन बना सकता है इन दोनों में से बेटा, डीएनए और आरएनए में से कौन बनाएगा, डीएनए. रेप्लिकेशन कौन करता है, डीएनए करता है. तो ये इस क्राइटेरिया में भी ये डीएनए जीत गया. थर्ड क्राइटेरिया, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ इन फॉर्म ऑफ मेनेलियन करेक्टर. जैसे कि मेनेलियन ने बताया था कि इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर होता है और वो ट्रांसफ़र होता है तो वो जीन्स के द्वारा होता है. तो इनमें से इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे ट्रांसफ़र करवाने में कौन हेल्प कर सकता है, तो वही जेनेटिक मटेरियल होगा जो कि डीएनए. डीएनए जो है बेटा क्या कर सकता है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को मोर स्टेबल फॉर्म में कैरी करके ले जा सकता है और उसको मेंटेन भी कर सकता है. तो इसलिए यहाँ पे एक्सप्रेस कौन कर सकता है इस फॉर्म में, मेनली कैरेक्टरी फॉर्म में, डीएनए. लेकिन इसमें एक्सप्रेशन में रोल कौन कर सकता है, साथ में जो है यहाँ पे आरएनए भी हेल्प कर सकता है इसके लिए. तो डीएनए आरएनए पे डिपेंडेंट होगा इस चीज़ के लिए. लेकिन ये करेगा कौन, डीएनए. नेक्स्ट है, इट शुड प्रोवाइड स्कोप फॉर स्लो चेंजेस और म्यूटेशन दैट आर रिक्वायर्ड फॉर एवोल्यूशन. कह रहा है कि स्लो चेंजेस या वेरिएशंस की बात कर रहा है जो कि कॉन्टीन्यूस होने चाहिए और होते भी हैं. तो स्लो चेंजेस डीएनए में धीरे धीरे होते हैं जो कि बहुत हार्मफुल नहीं होते हैं. बेनिफिशियल टाइप के चेंजेस की बात कर रहे हैं, म्यूटेशंस की या वेरिएशंस की बात हो रही है.
दैट आर रिक्वायर्ड, जो कि एवोल्यूशन के लिए ज़रूरी भी है। जैसे से हम आगे बढ़ते जाते हैं एवोल्यूशन में तो हमारा इंप्रूवमेंट होना चाहिए, इन्हांसमेंट होना चाहिए करेक्टर्स का, तो उसके लिए ये मॉलिक्यूल जो इस तरह के चेंजेस को एक्सेप्ट कर सके। ये सब बातें देखो एनसीईआरटी में गिवन है, यही हमने डिस्कस किया है। तो इस क्राइटेरिया में भी क्या होगा, डीएनए ज़्यादा क्वालिफाई करता है, क्योंकि म्यूटेशन जो है आरएनए के अंदर फास्ट रेट पे चेंज होते हैं। इसलिए इस क्राइटेरिया में कौन फेल हो गया बेटा, आरएनए, और कौन पास हुआ यहाँ पे, डीएनए। तो डीएनए के अंदर चेंजेस स्लो होते हैं और आरएनए के चेंजेस फास्ट होते हैं। तो आरएनए यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, क्योंकि अगर फास्ट रेट में म्यूटेशन होंगे तो कंट्रोल करना मुश्किल होगा। इसलिए डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ये सेम क्राइटेरिया यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो बेटा, इफ़ वन एग्जामाइन ईच रिक्वायरमेंट, देखो ऊपर यहाँ पे दे रखे हैं, मॉलिक्यूल दैट एक्ट जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल फॉलोइंग क्राइटेरिया। देखो यहाँ पे कह रहा है फिर, इफ़ वन एग्जामाइन ईच रिक्वायरमेंट वन बाई वन बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ द बेस पेयरिंग एंड कॉम्प्लीमेंटरिटी, बोथ न्यूक्लिक एसिड डीएनए हैव एबिलिटी टू डायरेक्ट देयर डुप्लीकेशन, दोनों अपनी डुप्लीकेशन कर सकते हैं। द अदर मॉलिक्यूल इन द लिविंग सिस्टम सच एज प्रोटीन फेल टू फुलफिल क्राइटेरिया। तो पहले क्राइटेरिया में कौन फेल हो गया बेटा, प्रोटीन। प्रोटीन अपना कॉपी नहीं बना सकता, तो यहाँ से प्रोटीन तो जेनेटिक मटेरियल हो नहीं सकता, डीएनए आरएनए हो सकते हैं। फिर जेनेटिक मटेरियल जो है शुड बी एबल टू स्टेबल इनफ नॉट टू चेंज विद द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। फॉर एग्जांपल एज के साथ ना बदले, या फिर चेंज इन फिजियोलॉजी हुआ है उसके कारण ना बदले। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी इविडेंट इन। ये आपको पता है कि जब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हुआ था, हीट किल्ड बैक्टीरिया को यहाँ पे यूज़ किया गया था, तो हीट किल होने के बाद भी ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ने अपना काम किया था, इससे ये स्टेबिलिटी प्रूव हो रही थी। विच किल द बैक्टीरिया एटलीस्ट डिड नॉट डिस्ट्रॉय सम ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। दिस नाउ कैन easily be explained in the light of DNA that the two strands of being complementary if separated by heating together when appropriate conditions are provided। तो यहाँ पे इस तरह से फिर 2' ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट होता है आरएनए में, जो कि रिएक्टिव बनाता है इसको मैक्स आरएनए लेवाइल और इजीली डिग्रेडेबल इसलिए हो जाता है क्योंकि सेकंड कार्बन के ऊपर जो है OH ग्रुप रहता है। आरएनए आल्सो नॉन टू बी कैटलिटिक होता है, हैंस मोर रिएक्टिव होगा, कैटलिस्ट होगा। तो देयरफॉर डीएनए केमिकली लेस रिएक्टिव एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल है कंपेयर टू आरएनए। देयरफॉर अमंग टू न्यूक्लिक एसिड डीएनए इज द बेटर जेनेटिक मटेरियल। फिर नेक्स्ट बता रहा है, इन फैक्ट प्रेजेंस ऑफ थाइमिन एट द प्लेस ऑफ यूरासिल आल्सो कन्फर एडिशनल स्टेबिलिटी डीएनए। आपको पता है थाइमिन डीएनए मिलता है, यूरासिल आरएनए मिलता है, तो इसलिए थाइमिन होने से स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इसका डिस्कशन आगे हायर क्लासेस में होगा, जो यहाँ पे नहीं है। बोथ डीएनए आरएनए आर एबल टू म्यूटेट, दोनों म्यूटेट कर सकते हैं। इनफैक्ट आरएनए बीइंग अनस्टेबल, ये फास्टर रेट पे म्यूटेट करता है आरएनए, जबकि वायरस है आरएनए जीनोम, तो दे उनका लाइफ स्पेन इसलिए शॉर्ट होता है क्योंकि म्यूटेशन बहुत फास्ट होते हैं। ये एक रीज़न हो सकता है शॉर्ट लाइफ साइकिल ऑफ वायरस। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के लिए कोड करते हैं, हैंस कैन इजीली एक्सप्रेस कैरेक्टर्स। एंड डीएनए डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स के लिए यहाँ पे डिपेंड करेगा। प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है वो आरएनए से ही डेवलप हुई है, आरएनए के अराउंड डेवलप हुई है। तो इससे ये क्लियर हो गया कि वो डिस्कशन से बोथ डीएनए आरएनए कैन फंक्शन एज जेनेटिक मटेरियल। लेकिन इनमें से बेटर कौन है स्टोरेज के लिए और लाइफ टाइम इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, फॉर स्टोरेज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कौन है बेटा, और पास करने के लिए इन्फॉर्मेशन फॉर पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग डीएनए, ये मोर स्टेबल होता है, इसलिए स्टोर कर सकता है किसी चीज़ को लॉन्ग टाइम तक बिना कोई चेंज लाए। जबकि ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन करना है तो डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेंगे, तो उसमें मेन रोल कौन प्ले करेगा बेटा, आरएनए, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनता है और ट्रांसलेशन में भी आरएनए का ही रोल होता है। तो यहाँ पे फॉर एक्सप्रेशन या ट्रांसमिशन जो है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, बेटर मटेरियल कौन है, आरएनए। जबकि स्टोरेज के लिए कौन सा जेनेटिक मटेरियल बेटर है बेटा, डीएनए। कौन सा है, डीएनए। तो स्टोर करके रखना है, ट्रांसफ़र करना है इन्फॉर्मेशन का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग, तो कौन बेटर है बेटा, डीएनए। जबकि ट्रांसमिशन करना है केवल, तो कौन सा बेटर है बेटा, डीएनए आरएनए में से आरएनए। तो हमने यहाँ से फाइनली कंक्लूड कर लिया कि जो है डीएनए इज़ ए बेटर फॉर स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। फॉर ट्रांसमिशन आरएनए इज़ रिक्वायर्ड, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के कौन रिक्वायर्ड है बेटा, आरएनए की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ से हमने कंक्लूड किया अपना टॉपिक, जो कि प्रॉपर्टी जेनेटिक मटेरियल, जिसमें से पहली जो स्ट्रक्चरली केमिकली स्टेबल है, ये वाली प्रॉपर्टी दोनों के पास में से देखा जाए तो डीएनए के पास ज़्यादा है, आरएनए के पास कम है। सेकंड प्रॉपर्टी रेप्लिका दोनों बना सकते हैं, लेकिन प्रोटीन नहीं बना सकते, प्रोटीन यहाँ से रिजेक्ट हो गए थे। एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, यहाँ पे जो है जो डीएनए कर सकता है बेटर एज़ कम्पेयर टू आरएनए, तो आरएनए पे लेकिन डिपेंड करेगा डीएनए अपने एक्सप्रेशन के लिए। तो यहाँ पे स्कोप जो स्लो चेंजेस के डीएनए के पास ज़्यादा है, क्योंकि आरएनए के चेंजेस फास्ट रेट पे होते हैं।
तो मुझे उम्मीद है जितना भी हमने डिस्कस किया है एनसीईआरटी का और हमारा ये पॉइंट सारा आपको समझ में आ चुका होगा। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।